हाय एवरीवन। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ SAP वेब ऐप के फंक्शन मॉड्यूल के बारे में। SAP वेब ऐप के अंदर हम अपने प्रोग्राम को प्रोसीजरल बनाने के लिए कौन कौन सा टेक्निक का यूज करते हैं। सबसे पहले हमारा इंक्लूड्स प्रोग्राम हो जाता है, सेकेंड हमारा सब रूटीन हो जाता है, फिर हमारा फंक्शन मॉड्यूल है, फिर हमारा मैक्रो है। बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन सब का अलग अलग यूज क्या है। मैंने आपको मैक्रो में बताया था कि मैक्रो प्रोग्राम के अंदर ही डिफाइन करते हैं और उसी प्रोग्राम के अंदर हम उसको कॉल करते हैं। बहुत सारा ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको हम शॉर्ट करने के लिए, जैसे प्रोग्राम को कम करने के लिए सपोज हमें नंबर ऑफ लाइंस कोड लिखने हैं तो उसको कैसे कम करें, इसके लिए हम मैक्रो का यूज करते हैं। साथ में सब रूटीन का यूज हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम के अंदर अगर हमें प्रोसीजरल या बहुत सारे पैरामीटर्स पास करने हैं या प्रोग्राम को बार बार हमें एक प्रोग्राम के अंदर यूज करना है बड़े लेवल पे, प्लस उसमें थोड़ा सा हम एक्सटर्नल यूज भी करते हैं अगर हमें बाहर कॉल करना होता है। फंक्शन मॉड्यूल इन सारे टेक्निक से अलग कैसे है? फंक्शन मॉड्यूल का यूज आप सेपरेट करते हैं। अगर आप कोई सब रूटीन यूज कर रहे हो, आप कोई मैक्रो यूज कर रहे हो, तो आप एक प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहे हो और उसका लाइफ उस प्रोग्राम के अंदर ही होता है। अगर जब भी आप सब रूटीन को एक्सटर्नल प्रोग्राम में कॉल भी करते हैं तो आपको उस प्रोग्राम का रेफरेंस देना होता है, उस प्रोग्राम के रेफरेंस से आपको उस रूटीन को कॉल करना होता है। बहुत ऐसा 5% ऐसा चांस होता है कि जब किसी और प्रोग्राम के सब रूटीन का हमें किसी और प्रोग्राम में नीड होता है। बट फंक्शनल मॉड्यूल बनाने का मेन रीजन यही होता है कि हम किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाते हैं। सपोज हमें कुछ ऐसा वर्क करना है जिसे बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट में हमें यूज करना है, तो हम बनाते ही फंक्शन मॉड्यूल को है कि उसका यूज हम अलग अलग प्रोग्राम में कर सके। सपोज हमें एक ऐसा फंक्शन मॉड्यूल चाहिए कि जहाँ पे हम कस्टमर का नंबर डालें और कस्टमर का सारा डिटेल दे दे, कस्टमर का उसका पूरा इन्फॉर्मेशन दे दे, साथ में उसका बैंक का डिटेल दे दे, साथ में उसका जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसका ओपनिंग बैलेंस दे दे, क्लोजिंग बैलेंस दे दे, प्लस उसका पर्सनल डिटेल। सपोज जैसे उसका अगर टैक्स डिटेल हो गया, पैन नंबर हो गया, टीन नंबर हो गया, जो भी कस्टमर ने हमारे साथ GST नंबर हो गया हमारे साथ जो शेयर किया, सारा डिटेल हम एक ही फॉर्म में दे दे। तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन मॉड्यूल बनाते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, सारे टेबल को कनेक्ट करके हम क्या करते हैं, एक छोटा सा रिपोर्ट टाइप का अंदर में ही डेवलप कर देते हैं, मतलब एक प्रोसेस टाइप का डेवलप कर देते हैं। जैसे हम इसके पैरामीटर से हम कस्टमर का नंबर पास करते हैं, वो क्या करता है, हमें एक स्ट्रक्चर रिटर्न करेगा जो इस स्ट्रक्चर में उस कस्टमर का सारा डिटेल होगा। मैक्सिमम टाइम हमें SAP वेब के अंदर कस्टमर का यूज होता है और उसके एड्रेस हो गया, उसका बाकी डिटेल हो गया, उसका पर्सनल डिटेल लाइक जैसे मोबाइल फ़ोन कॉन्टैक्ट का डिटेल, ये सब हमें चाहिए होता है प्रोग्राम के अंदर। तो हम बार बार यूज करते हैं, तो बार बार हम क्या करते हैं, 6-7 टेबल होता है। सपोज अगर आप KNA1 यूज कर रहे हैं या BUT000 यूज कर रहे हैं, साथ में उसका एड्रेस का टेबल के लिए आप ADRC लगा रहे हैं, साथ में अगर उसका वैलिड फ्रॉम वैलिड टू देखना है तो अलग आप एक टेबल ज्वाइन करते हैं, ईमेल देखने के लिए आप एक अलग टेबल ज्वाइन करते हैं। इसी टाइप से आप अलग अलग काम के लिए उसके बहुत सारे टेबल को ज्वाइन करते हैं। इससे क्या होता है, आपके प्रोग्राम के अंदर अराउंड 100 लाइन्स के अराउंड में कोड आपका बन जाता है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, फंक्शन मॉड्यूल बना देते हैं। सिर्फ हमें क्या करना होता है, फंक्शन मॉड्यूल को कॉल करना है, कस्टमर देना, हमें सारा का सारा डिटेल एक स्ट्रक्चर में हमें मिल जाता है जिसका यूज हम अपने प्रोग्राम में बहुत ईजिली कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, सपोज हमारे पास 100 कस्टमर है तो 100 कस्टमर का डिटेल हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल से पास कर देंगे। सपोज हमें एक कस्टमर का डिटेल चाहिए तो हम यहाँ पे इंपोर्ट पैरामीटर का यूज करेंगे। अगर हमें मोर देन 1 का चाहिए तो हम यहाँ पे टेबल का यूज करेंगे। तो इंपोर्ट से हम क्या करते हैं, टेबल हमारा दोनों काम करता है। टेबल से आप डाटा वहाँ पे इनपुट भी कर सकते हो और टेबल से आपको आउटपुट भी आ सकता है। साथ में इंपोर्ट पैरामीटर का मतलब है कि सिर्फ आपका यूजर का इनपुट ले रहा है। सपोज आपको 100 कस्टमर का डिटेल निकालना है तो आप क्या करोगे, एक टेबल में डेटा को स्टोर करोगे और इसके टेबल वाले पार्ट में उस वाले टेबल को जो भी आप टेबल में स्टोर करोगे उस पैरामीटर में आप डाल दोगे तो ये टेबल जाएगा वहाँ पे 100 कस्टमर का पूरा डिटेल निकालेगा। आपको रिक्वायर्ड फॉर्मेट में आपको 100 कस्टमर का पूरा डिटेल दे देगा। इंपोर्ट में क्या है कि सपोज एक कस्टमर का चाहिए तो आपने दे दिया। एक्सपोर्ट में क्या किया, उसने आपको एक रिपोर्ट दे दिया। चेंजिंग में क्या होता है कि सपोज आपने क्या किया कि आपके पास कोई स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपके पास सपोज कंपनी कोड पड़ा है, आपका सपोज वहाँ पे कस्टमर पड़ा हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट नंबर पड़ा है, डॉक्यूमेंट नंबर के साथ आपका ईयर पड़ा है। आप चाहते हैं कि 3 रिकॉर्ड हम पास करें और बाकी इस स्ट्रक्चर का जो 7 फील्ड है वो टेबल से आपको कुछ रिक्वायर्ड फील्ड है जो फिल होकर आ जाए। ये हमारा
चेंजिंग पैरामीटर होता है। हम क्या करते हैं, यहाँ से एक स्ट्रक्चर में कुछ वैल्यू पास करते हैं, उसी स्ट्रक्चर में चेंज करके वो हमें रिटर्न कर देता है। ये हमारा यहाँ पे चेंजिंग होता है। इंपोर्ट में आप इनपुट दे रहे हैं, एक्सपोर्ट में जो हमें फंक्शन मॉड्यूल रिटर्न कर रहा है, चेंजिंग में कुछ पैरामीटर का वैल्यू आपने पास किया, कुछ पैरामीटर का वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली आपका वहाँ से चेंज होकर आएगा। लास्ट जो हमारा टेबल है, टेबल में क्या होता है कि यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों सेम चेंजिंग जैसा होता है। आप यहाँ पे क्या करते हैं, टेबल के फॉर्मेट में डेटा आप शेयर कर सकते हैं, सेम टेबल के फॉर्मेट में डेटा आपको वहाँ से मिलेगा। सेम कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने सब रूटीन में बताया था, पास बाई वैल और पास बाई रेफरेंस का सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है। अगर आप इसको पास बाई वैल करते हैं, आपका जो एक्चुअल पैरामीटर है उसका वैल्यू जो फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी होगा, उसके बाद फंक्शन मॉड्यूल इसमें कुछ भी चेंजेज करेगा, आपके एक्चुअल पैरामीटर में कोई चेंजेज नहीं आएगा। अगर पास बाई रेफरेंस का यूज कर रहे हैं तो आपका एक्चुअल पैरामीटर से जो भी डेटा फॉर्मल पैरामीटर में जाएगा वो डेटा आपका चेंज हो जाएगा। पास बाई वैल्यू और पास बाई रेफरेंस का यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने आपके साथ इसका टाइप शेयर किया, टाइप ऑफ फंक्शन मॉड्यूल। इसमें एक नॉर्मल होता है, जो मैक्सिमम हम नॉर्मल का यूज करते हैं। नॉर्मल के यूज में क्या होता है कि हमने एक फंक्शन मॉड्यूल बनाया अपने काम के हिसाब से। जैसे मैंने आपको अभी एक कस्टमर का डिटेल बताया था कि कस्टमर के लिए आप कैसे एक फंक्शन मॉड्यूल को डिजाइन करेंगे, उसके बाद वो आपको कुछ डेटा रिटर्न करके दे रहा है, वो डेटा का आप यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आरएफसी होता है, रिमोट फंक्शन कॉल, जिसको हम रिमोट कॉल मेथड बोलते हैं। रिमोट कॉल मेथड क्या होता है कि सपोज आप चाहते हैं कि अब ऐप के अंदर आपने कोई प्रोग्राम बनाया, जैसे मैंने आपको कस्टमर का डिटेल बताया, सेम आपने क्या किया कि ये कस्टमर का डिटेल का एक आरएफसी बना दिया, और आरएफसी बनाने के बाद आपने क्या किया, थर्ड मतलब नॉन एसएपी को या आपका कोई और क्लाइंट है उस क्लाइंट को आपने दे दिया। वो क्या करेगा, आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट करेगा और सपोज वो कस्टमर नंबर वहाँ से पास करेगा और आपके दूसरे वाला सिस्टम जो है, जो एसएपी सिस्टम है, यहाँ से वो डेटा ले जाएगा। मतलब आपके एसएपी के डेटा को बाहर से रिट्रीव कर सकता है। इसी के लिए हम इसको रिमोट फंक्शन कॉल बोलते हैं कि ये क्या करता है, बाहर से कॉल करने के लिए हम बनाते हैं। एसएपी प्रोग्राम के अंदर बहुत बार क्या होता है कि सपोज आपको किसी फील्ड का कोई वैल्यू अपडेट करना है। अपडेट के अंदर कुछ भी अलग नहीं है नॉर्मल से, सिर्फ इसका यूज हम क्यों करते हैं कि सपोज आपका कोई प्रोग्राम है, सपोज आपने एक बिलिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया, तो एसएपी क्या करता है कि बिलिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का जब आपने टी कोड चलाया तो आपको बिलिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद आपको नंबर तो एलोकेट कर देता है, बट वो बैकग्राउंड में उसका प्रोसेस करता रहता है। अगर आप बैकग्राउंड प्रोसेस जाके चेक करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे आपका बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहा है और उसमें कुछ टाइम लगता है। आपके सिस्टम के स्पीड के ऊपर है कि वो कितना टाइम लेगा, बट उसमें कुछ टाइम लगता है, उसके बाद वो कमिट करता है आपके काम को। अगर सपोज उसी बीच में आपने कोई एग्जिट लगा दिया, जिस एग्जिट के अंदर आपको किसी एक टेबल का कोई एक फील्ड अपडेट करना है, आपने क्या किया, टेबल में अपडेट किया, बट जब वो अपडेट करने जाएगा तब तक वहां पे एसएपी का अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, उसने अभी कमिट नहीं किया है। तो आपका जो एनहेंसमेंट है वो जब वहां पे अपडेट करने जाएगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, फिर वहां से रिटर्न होकर चला आएगा और आपका कोई अपडेट नहीं होगा। तो अपडेट टास्क क्या करता है कि पहले उस प्रोग्राम का कमिट होने का वेट करता है। ये क्या होता है कि जैसे आप अपडेट टास्क लगाते हैं, अपडेट टास्क के साथ हम इस वाले फंक्शन मॉड्यूल का यूज करते हैं। जैसे आपने अपडेट टास्क लगाया तो अपडेट टास्क लगाने के बाद वो इससे पहले का जो प्रोग्राम है उसका पूरा कमिट होने का वेट करेगा। जब वो प्रोग्राम वहां पे कमिट हो जाएगा तो कमिट होने के बाद ये वाला फंक्शन मॉड्यूल आपका एग्जीक्यूट करेगा। तब तक ये आपके सिस्टम के रजिस्ट्री में एक प्रोसेस टाइप से रजिस्टर्ड करके रखता है। इस टाइप के टास्क के लिए हम अपडेट वाले फंक्शन मॉड्यूल का यूज करते हैं। ऐसे अपडेट वाले फंक्शन मॉड्यूल का यूज बहुत ही रेयर केस में होता है, बट फिर भी ऑप्शन है और होता है। इसमें नेक्स्ट मैंने आपके साथ शेयर किया फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप क्या होता है कि सपोज हम प्रोग्राम को हमें अपने सारे इंक्लूड, सारे फंक्शन मॉड्यूल और बहुत सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ रखना है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन ग्रुप बना देते हैं। इसके अंदर कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम भी हो सकता है, फंक्शन मॉड्यूल भी हो सकता है, स्क्रीन भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं जो एक फंक्शन ग्रुप के अंदर होता है। बट मेनली अगर कभी भी अगर आप फंक्शन मॉड्यूल क्रिएट कर रहे हैं तो फंक्शन मॉड्यूल को आपको एक फंक्शन ग्रुप असाइन करना ही पड़ता है। तो चलिए हम आगे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा फंक्शन मॉड्यूल क्रिएट करते हैं। फंक्शन मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे SE37 टाइप करना है, फिर आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपका यहाँ पे फंक्शन बिल्डर ओपन हो जाएगा।
फंक्शन बिल्डर में जाकर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे गो टू के अंदर जाना है। गो टू के अंदर यहाँ पे आपको फंक्शन ग्रुप का मेनू दिख जाएगा। गो टू मेनू के अंदर जो फंक्शन ग्रुप का सब मेनू है, यहाँ पे फंक्शन ग्रुप क्रिएट करना, चेंज करना, डिस्प्ले करना, डिलीट करने का ऑप्शन है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको न्यू फंक्शन ग्रुप का नाम डालने को बोलेगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे या जी से या जी या वाई से आप बना सकते हैं। तो मैंने इसका नाम डाल दिया YFG ABAP 01। ये हमारा एक फंक्शन ग्रुप हो गया YFG ABAP 01। ये हम क्यों बना रहे हैं फंक्शन ग्रुप, यहाँ पे आपको इसका डिस्क्रिप्शन देना है कि आपका ये फंक्शन ग्रुप किस यूज के लिए आप इसको बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या, सपोज मैं डाल दूंगा ABAP प्रोग्राम टेस्ट। यहाँ पे कौन सा यूजर क्रिएट कर रहा है, ABAP क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे यूजर आपका जो भी आईडी होगा SAP का वो आईडी यहाँ पे आ जाएगा। आपको यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने पे यहाँ पे आपसे पैकेज के लिए पूछेगा, आपको यहाँ पे लोकल ऑब्जेक्ट करना है। लोकल ऑब्जेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका नीचे फंक्शन ग्रुप क्रिएटेड आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से सपोज आप यहाँ से भी डबल क्लिक करके अगर आपको फंक्शन ग्रुप का नाम चाहिए तो आप यहाँ से इस फंक्शन ग्रुप को कॉपी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद सपोज हम एक फंक्शन मॉड्यूल बना रहे हैं, सपोज हम अपना फर्स्ट फंक्शन मॉड्यूल बना रहे हैं, तो हम इसका नाम क्या डालेंगे, YFM, यहाँ पे ABAP 001। हमने एक फंक्शन मॉड्यूल का नाम डाल दिया क्योंकि हम यहाँ पे आपको क्या करना है, नाम डालने के बाद यहाँ पे फंक्शन मॉड्यूल का नाम डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाकर आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। क्रिएट बटन पे नीचे आपको क्या करना है, अभी जो हमने फंक्शन ग्रुप क्रिएट किया था वो फंक्शन ग्रुप यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। साथ में आपको यहाँ पे फंक्शन मॉड्यूल का डिस्क्रिप्शन देना है कि आपका फंक्शन मॉड्यूल आप किस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। यहाँ मैं फंक्शन मॉड्यूल टेस्ट के लिए बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे FM टेस्ट दिया। यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। ये मैसेज आपको हमेशा आएगा कि ये फंक्शन मॉड्यूल जो है आपका रिजर्व्ड हो गया SAP के अंदर। यहाँ से आपको क्या करना है, ओके कर देना है। अब यहाँ पे आपको 5-6 टैब दिखेगा। सबसे पहला टैब जो है हमारा एट्रीब्यूट का है। इसमें क्या है, यहाँ पे एट्रीब्यूट के अंदर आपको नॉर्मल फंक्शन मॉड्यूल बनाना है, आपको RFC बनाना है या आपको अपडेट बनाना है। साथ में फंक्शन मॉड्यूल का आपको बिहेवियर कैसा रखना है, स्टार्ट इमीडिएटली, अभी अभी आपको स्टार्ट करना है, या इसका आप इसको नो स्टार्ट करना चाहते हैं या इमीडिएट स्टार्ट, मतलब एक टाइम आप सेट करना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप उसको इमीडिएट स्टार्ट भी ले सकते हैं। बाद में आपको बोलेगा टाइमिंग सेट करने के लिए। फिर यहाँ पे स्टार्ट, डिले, कलेक्शन रन, ये सारा का सारा प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको नॉर्मल बनाना है और स्टार्ट इमीडिएटली रखना है कि अभी अभी हमें स्टार्ट करके दे, ये हम किसी मतलब और पर्पस से या कुछ टाइम के लिए हम शेड्यूल नहीं करना चाहते इसको, तो हम यहाँ पे इमीडिएटली रखते हैं और यहाँ पे हम नॉर्मल फंक्शन रखते हैं। यहाँ पे आपका जो यूजर ने क्रिएट किया, किस डेट को, आपके किस पैकेज में सेव है, ये सारा डिटेल यहाँ पे आपका आ जाएगा। यहाँ पे एक एडिट लॉग का ऑप्शन होता है। अगर आप इस फंक्शन मॉड्यूल को एडिट लॉग कर देते हैं, दूसरा कोई और यूजर अगर इसमें कुछ भी एडिट करने जाएगा तो उसको ये एडिट लॉग यहाँ से रिमूव करना होगा। अगर जब तक एडिट रहेगा तो दूसरा यूजर आपके फंक्शन मॉड्यूल के सोर्स कोड को चेंज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ हमारा यहाँ पे एक एडिट लॉग का ऑप्शन होता है। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्ट पैरामीटर, जो मैंने आपको बताया कि इनपुट पैरामीटर है। जो भी आप इनपुट स्क्रीन से या अपने प्रोग्राम से देंगे तो यहाँ पे इंपोर्ट पैरामीटर में आएगा। नेक्स्ट हमारा एक्सपोर्ट पैरामीटर है। ये क्या करेगा, वैल्यू अगर इसके जो भी यहाँ प्रोग्राम में आपका जो भी आपने प्रोसेस में लिखा है, प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट होगा वो एक्सपोर्ट पैरामीटर से ही रिटर्न करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे चेंजिंग है, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्ट्रक्चर में 3 फील्ड डालकर भेजते हैं, सेम स्ट्रक्चर में यहाँ वैल्यू चाहते हैं, तो ये क्या करेगा, उसी स्ट्रक्चर को वहाँ पे जाएगा वैल्यू और उसी स्ट्रक्चर में आपको रिटर्न करेगा। बट उसमें जो आपका ब्लैंक फील्ड होगा, मतलब जो भी आप प्रोग्राम में जिस हिसाब से आपने कोड लिखा है उस हिसाब से आपको ये रिटर्न करेगा। यहाँ पे हम टेबल के लिए लेते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग में
हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कोई एरर, यहाँ पे दो टाइप का होता है। अगर आप एक्सेप्शन क्लासेज यूज करना चाहते हैं, जो मैंने आपको एरर एक्सेप्शन क्लास जब बताया था, तो उसमें कुछ क्लास के बारे में बताया था, जैसे अर्थमेटिक का अलग होता है, डिवाइड बाई जीरो, कैसे बहुत सारे एसएपी का डिलीवर्ड क्लास है। अगर आप क्लास यूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे टिक करना है, नहीं तो आप यहाँ पे कोई अपना एक्सेप्शन बना सकते हैं। सबसे लास्ट हमारा होता है सोर्स कोड, यहाँ पे हम अपना सोर्स कोड डालते हैं। बाकी यहाँ पे सारा जो आपको टूल बार का मिलेगा वो सेम मिलेगा। यहाँ पे एक आपको फंक्शन मॉड्यूल डॉक्यूमेंटेशन का मिलेगा। यहाँ पे आपको एक, अगर इसका डॉक्यूमेंटेशन इसके बारे में कुछ भी डालना है, यहाँ पे आपको ये ओपन करने के लिए आपको गोटू में जाना है। गोटू में जाके यहाँ पे आपको चेंज एडिटर करना है। मैंने इसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप का एडिटर ले रखा है, इसलिए यहाँ पे वो ओपन नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप इसको एसएपी स्क्रिप्ट बोलते हैं। यहाँ पे आप इसका डॉक्यूमेंटेशन डाल दे सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन डालने के बाद आप वहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अपना सेव कर सकते हैं। अभी हमारे प्रोग्राम में कोई भी पैरामीटर नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा। अगर आप यहाँ पे कोई भी पैरामीटर डालते हैं तो यहाँ पे वो अपने आप आपको बताएगा कि इस प्रोग्राम के अंदर कितना इनपुट पैरामीटर लिया है, कितना आपने आउटपुट पैरामीटर लिया है, कितना आपका चेंजिंग है, कितना टेबल है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंपोर्ट के। यहाँ से यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट आपको बता दिया हमने कि यहाँ पे नॉर्मल रखना है और स्टार्ट इमीडिएट रखना है। अब नेक्स्ट टैब है हमारा इंपोर्ट का। इंपोर्ट में हम क्या करते हैं, अभी एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं कुछ भी प्रिंट करने का। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज हमने पैरामीटर वैल 1 ले लिया। यहाँ पे हमने पैरामीटर वैल 2 ले लिया। यहाँ पे आपको दो होता है, एक टाइप बाई रेफ होता है और एक यहाँ पे आपका टाइप होता है। टाइप बाई रेफ में अगर आप कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से आप यहाँ पे असाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टाइप बाई रेफ का यूज करेंगे। ऐसे अगर आप नॉर्मल कोई स्ट्रक्चर या नॉर्मल कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप टाइप रखेंगे। एसोसिएट टाइप में क्या होता है कि एसोसिएटेड मतलब कि आपका अगर कोई डेटा एलिमेंट है तो आप यहाँ पे डेटा एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। कोई अगर आपका डेटा टाइप है तो डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू में क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रहे, तो अगर आप कोई वैल्यू अगर नहीं इनपुट करते हैं इसके अंदर तो ये 0 ऑटोमेटिकली इसमें पुट कर देगा। सपोज अगर आप 1 डालते हैं तो ये 1 इसके अंदर ऑटोमेटिकली पुट कर देगा, ये इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा। प्लस इस पैरामीटर के बारे में अगर आप कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये वैल्यू 1 के लिए, ये आपका वैल्यू 2 के लिए। साथ में यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन का भी ऑप्शन होता है कि यहाँ पे आप लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, पर सेम कॉन्सेप्ट होगा, ये आपका एसएपी स्क्रिप्ट के अंदर आपको ले जाएगा। इसको भी टाइप डाल देते हैं हम, इंटीजर टाइप का ही रहेगा और इसमें हमने कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं डाला। अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन होता है, दो ऑप्शन होता है हमारे पास। एक होता है कि हम इसको ऑप्शनल बनाना चाहते हैं या ऑप्शनल नहीं बनाना चाहते। अगर आप ऑप्शनल अगर इसको बना रहे हैं, तब अगर आप इसके पैरामीटर में अगर कोई वैल्यू नहीं भी डालते हैं तो आप कोई एरर नहीं लेगा। अगर आप यहाँ पे ऑप्शनल को टिक करके नहीं रखे हैं तो मतलब ये रिक्वायर्ड पैरामीटर हो जाएगा। फिर अगर आप इस फंक्शन मॉड्यूल को कहीं भी कॉल करते हैं तो आपको उस पैरामीटर का वैल्यू पास करना ही पड़ेगा। अगर सपोज आपने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिया है तो डिफ़ॉल्ट में ये इग्नोर कर देगा, क्योंकि आपने कुछ वैल्यू डिफ़ॉल्ट इसमें पास कर दिया है। बट अगर आपने कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी नहीं लिया, अगर आपने पैरामीटर को अपने प्रोग्राम में असाइन भी नहीं किया, कोई वैल्यू भी आपने पास नहीं किया, तो ये आपको एरर थ्रो करेगा। तो मैक्सिमम केस में होता है कि हम इसको ऑप्शनल कर देते हैं। अगर हमें रिक्वायर्ड है तो हम इस पैरामीटर का यूज करेंगे, अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने आपको बताया था पास बाई वैल और पास बाई रेफरेंस। अगर आप इसको ऐसे छोड़ देते हैं, आपका ये पैरामीटर जो डिफाइन होगा ये पास बाई रेफरेंस डिफाइन होगा। अगर आप इसको टिक कर देते हैं तो ये आपका पास बाई वैल्यू डिफाइन हो गया। पास बाई वैल्यू में क्या होगा कि पी वैल के अंदर जो भी आप डेटा पास करते हैं वो डेटा में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ से कॉपी देगा पैरामीटर को। अगर आप रिमोट टाइप का फंक्शन मॉड्यूल बनाते हैं तो उसमें आपको ये पास बाई वैल्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर बाहर के सिस्टम से डेटा आ गया तो उसमें रिटर्न करना, उस वैल्यू के अंदर चेंज करके रिटर्न करने का एसएपी ने अभी फंक्शन मॉड्यूल के अंदर आरएफसी के थ्रू नहीं रखा है। तो वहाँ पे क्या होता है, हमेशा हम इसको पास बाई वैल्यू रखते हैं। अगर हम दोनों को ऑप्शनल बना देते हैं तो ये हमारा टोटल सेटिंग हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है एक्सपोर्ट।
अब सपोज हमने pval1 में कुछ डाला, pval2 में हमने कुछ डाला, हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट उसको रिटर्न करे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट में हम यहाँ पे ले लेते हैं रिजल्ट। यहाँ पे रिजल्ट नीचे आ भी रहा है, शायद कभी यूज किया होगा। टाइप का मैंने सेम बता दिया कि आपको टाइप बाई ए और ए रेफ होगा एक। इसको भी इंटीजर टाइप का ही हम ले लेते हैं। यहाँ पे आपको पास बाई वैल्यू का ऑप्शन यहाँ भी होता है। पास बाई वैल्यू अगर आप लेना चाहते हैं तो पास बाई वैल्यू ले सकते हैं, अगर पास बाई रेफरेंस क्योंकि आप बाहर के सिस्टम में थ्रो कर रहे हैं तो ऐसे भी आपको एक्सपोर्ट में वहाँ से कुछ रिटर्न में मिलता नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या है कि आप पास बाई वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में रिजल्ट ऑफ सेम, यहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट का ऑप्शन है। अगर आपको यूज करना है लॉन्ग टेक्स्ट का तो आप कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के बाद ये हमारा क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम एडिट में जाते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि अब यहाँ से हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा फंक्शन ग्रुप एक्टिवेटेड है या नहीं है। यहाँ पे हम SC80 में आते हैं। SC80 में आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से फंक्शन ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा पुराना प्रीवियस है। यहाँ पे हम उस फंक्शन ग्रुप को इंटर करेंगे। फंक्शन ग्रुप है, इसको हम एक बार एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, शायद ये एक्टिवेटेड नहीं था, अभी हमारा ये एक्टिवेटेड हो गया। अब हम यहाँ पे फंक्शन मॉड्यूल पे आ गए। अब हम यहाँ सोर्स कोड में आए। सोर्स कोड में आकर हमने इसको सेव किया, सिंटेक्स चेक किया। अब यहाँ से एरर चला गया हमारा, हमने यहाँ से एक्टिवेट किया, फिर हमने इसको एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे आप अगर फंक्शन ग्रुप क्रिएट करते हैं तो SC80 से जाकर आपको उस फंक्शन मॉड्यूल को आपको उस फंक्शन ग्रुप को एक्टिवेट भी करना होता है। यहाँ पे आपको जो भी पैरामीटर आपने क्रिएट किया वो पैरामीटर आपको यहाँ पे दिखाएगा। ये आपके रेफरेंस के लिए होता है कि प्रोग्राम में यूज करने में आपको इजी होता है। बट हमारे एडिटर पे स्पेस कम है तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमें एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखना है। हमारा एक वेरिएबल है रिजल्ट, इसको हम डालते हैं पैरामीटर val1 के साथ, इसको प्लस करते हैं val2 के साथ। ये भी इसके अंदर भी p लगाया था हमने। सेव करके एक बार इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स सही है, एक्टिवेट किया और हमने इसको एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पे अगर हम 1 डालते हैं और यहाँ पे अगर 3 डालते हैं तो ये 3 + 1 4 आना चाहिए। ये वाला स्क्रीन जो आपके सामने मैंने शेयर किया है, इस वाले स्क्रीन के अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपने फंक्शन मॉड्यूल को यहीं पे हम टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 डाला, यहाँ पे हमने 3 डाला। अब हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ से हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। यहाँ पे 1 + 3, यहाँ पे इसने रिजल्ट में 4 दे दिया। ये मैंने आपको बताया था कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, चेंजिंग का यूज देखते हैं। चेंजिंग का यूज के लिए हम क्या करते हैं कि हमारा एक स्ट्रक्चर था। सपोज कौन सा स्ट्रक्चर था, हमने एक प्रीवियस अपने एग्जाम्पल में हमने एक एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर बनाया था। चलते हैं हम SC11, यहाँ पे हमने उसको YTBLT के अंदर भी उसको हमने असाइन किया था। यहाँ पे इसका क्या था, EMP। डिस्प्ले करते हैं। ये हमारा STRUC स्ट्रक्चर था एक। हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से। ये वाला स्ट्रक्चर था जो हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में जब डेटा डिक्शनरी बताया था, तो डेटा डिक्शनरी बताते टाइम हमने इसको क्रिएट किया था। इस स्ट्रक्चर के अंदर का फील्ड मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे एक एम्प्लॉई आईडी था, एक एम्प्लॉई नेम और एक एम्प्लॉई सैलरी का 3 फील्ड था इसके अंदर।
अब बैक करके हम फिर से फंक्शन मॉड्यूल वाले स्क्रीन पे आ गए। हम यहाँ पे चेंजिंग देख रहे थे। चेंजिंग में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक पैरामीटर असाइन कर रहे हैं। EMP DTL यहाँ पे टाइप में हम डाल देते हैं और यहाँ पे हम जो स्ट्रक्चर हम कॉपी करके लाए थे उस स्ट्रक्चर को पेस्ट कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं, पास बाई वैल, यहाँ पे पास बाई वैल हम छोड़ देते हैं। हमको यहाँ पे रेफरेंस चाहिए। शॉर्ट टेक्स्ट में जब भी आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो स्ट्रक्चर का जो भी डिस्क्रिप्शन होता है वो शॉर्ट टेक्स्ट में अपने आप डाल देता है यहाँ पे। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से इसको रिमूव करके यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे साइन हो गया। हम इसको सेव करते हैं, यहाँ पे हम इसको एक्टिवेट करते हैं। जो ये EMP DTL जो आपका पैरामीटर है इसके साथ ये स्ट्रक्चर असाइन हो गया यहाँ पे। अगर आप हम सोर्स कोड में जाते हैं तो हमें EMP DTL भी यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे हमने इसको, वहाँ पे हमने पास बाई वैल को चेक नहीं किया है तो ये ऑटोमेटिकली इसको एज ए रेफरेंस असाइन कर देता है। हमें क्या करना है कि हमारे पास हमने उस एग्जांपल में एक टेबल भी बनाया था जिस टेबल का नाम था सपोज, सबसे पहले हम इसको हटाते हैं यहाँ से। EMP DTL हमें याद रहेगा। इस वाले सोर्स कोड को हम अपने अभी के लिए, सॉरी मुझे C++ का आदत डल गया। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कमेंट डाल देता हूँ यहाँ पे स्टार, नहीं तो आप डबल कोट का यूज करते हैं कंट्रोल के साथ। अब मैं क्या करूँगा, उस टेबल में सेलेक्ट लगाऊंगा। सेलेक्ट उसमें था EMP ID, अभी मैं वो टेबल आपको दिखा दूंगा। इसके बाद EMP नेम, उसके बाद EMP सैलरी। ये 3 फील्ड को हम वहाँ से ले रहे हैं। सेलेक्ट फ्रॉम, वो टेबल था YTBL_EMP। अगर आपको यहाँ से कोई भी टेबल डिस्प्ले करना है तो आपको क्या करना है, टेबल डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे इस वाले टेबल या किसी भी स्ट्रक्चर टेबल कोई भी हो, आप उस पर डबल क्लिक करेंगे, आपको यहीं से डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट ओपन करके देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा फील्ड है। अगर इसके अंदर आपको वैल्यू देखना है तो आपका यहाँ से आप जाएंगे कंटेंट्स में, यहाँ से कंटेंट्स पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप F8 या यहाँ से एग्जीक्यूट कर देंगे। आपको इसके अंदर जो भी वैल्यू डला होगा वो वैल्यू आपको दिख जाएगा कि आपके टेबल के अंदर कौन कौन सा वैल्यू डला हुआ है। हमने क्या किया, यहाँ से इस टेबल से 3 फील्ड ले लिया, इसको हम स्टोर करते हैं इनटू, हमने क्या बनाया था यहाँ पे अपना चेंजिंग वेरिएबल EMP TBL। तो हम इसको क्या करेंगे, जब भी आप इसको रिटर्न करते हैं तब भी ये आपका हमेशा ये क्या करेगा, ऊपर का क्रिएट कर देगा। इसको मैं इसलिए हटा रहा हूँ कि मेरे एडिटर पे स्पेस नहीं है आपको बताने के लिए, तो इसको बार बार मैं इसको हटा दे रहा हूँ। मैंने इस वाले स्ट्रक्चर में इसको कॉपी कर लिया। कॉपी दिस फ्रॉम दिस इनटू दिस। इसमें आप याद रखना कि जब भी आप स्ट्रक्चर में, जब भी आप टेबल में वैल्यू लेते हैं, अगर सपोज आपने यहाँ पे, सपोज मैंने यहाँ पे इंटू लगाया, अगर आप इंटू टेबल लगाते हैं तब ये वाला जो आपका सिलेक्ट स्टेटमेंट है सही काम करेगा। अगर आप यहाँ पे इंटू लगाते हैं तो आपको यहाँ पे सिंगल लगाना होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर में हमेशा एक ही रो जा सकता है, तो आप उसको सिंगल के साथ ही हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स देखते हैं, यहाँ से एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे जाकर हम एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने पे जो फर्स्ट वाला रो था वो फर्स्ट वाला रो लाकर यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर डाल दिया।
और ये यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। फिर हम अपने सोर्स कोड में आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा चेंजिंग वेरिएबल काम कर रहा है, बट सपोज अगर हमें चाहिए कि हम यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर एम्प्लॉई आईडी हम इस वाले स्ट्रक्चर में पास करेंगे, बाकी जो एम्प्लॉई का नेम और सैलरी है वो हमारा प्रोग्राम निकाल के हमको दे। यहाँ पे अगर आपको ऐसा करना है तो आपको क्या करना है, सोर्स कोड में जाना है और आपने जो ये ईएमपी टेबल लगाया है, ये बहुत परेशान करता है ऊपर जो इसका डिजाइन है। आपको यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाना है। मैं थोड़ा सा इसको वो कर देता हूँ। वेयर कंडीशन लगाना है आपको, वेयर EMP ID इक्वल टू हमारा जो आपने जो स्ट्रक्चर लिया EMP DTL EMP ID। आप याद रखना टेबल में EMP ID EMP _ID है, स्ट्रक्चर के अंदर EMP ID, इसके बीच में कोई भी सिंबल नहीं है या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। अगर सपोज किसी ने यहाँ पे एम्प्लॉय का आईडी पास नहीं किया तब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, Ctrl+C कर लेते हैं। यहाँ पे हम इफ़ का कंडीशन लगा देते हैं। इफ़ यहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉट इफ़ के बाद आप बाद में भी लगा सकते हैं। मेरा थोड़ा सा आदत है, मैं हमेशा पहले लगाता हूँ नॉट इज इनिशियल। नॉट इज इनिशियल का मतलब हो गया कि यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी में कोई ना कोई वैल्यू है तब ये सिलेक्ट स्टेटमेंट चला है, नहीं तो क्या करे, जैसे पहले फर्स्ट रो ला के हमको दे रहा था वैसे ही ये हमें फर्स्ट रो दे दे। यहाँ पे हमने क्या किया, एल्स लगा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सा इस वाले कोड को जो हम लाए थे यहाँ से, ये वेयर का कंडीशन हम यहाँ से ऊपर DTL को बंद करते हैं, वेयर के कंडीशन को हम नीचे कमेंट करते हैं और हम नीचे एंडेफ लगाते हैं। अगर एंडेफ नहीं लगाएंगे फिर ये हमें एरर ठीक करने के लिए भेज देगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ पे सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला पैरामीटर का भी हम यूज नहीं कर रहे क्योंकि ये वाला कोड हमने कमेंट करके रखा है। हम आ जाते हैं यहाँ पे चेंजिंग पैरामीटर में, क्योंकि अभी हम काम कर रहे हैं यहाँ चेंजिंग पैरामीटर वाले पार्ट में। यहाँ पे हम जाएंगे, ये वाला जो आपको यहाँ वैल्यू के नीचे ये वाला जो आपको आइकन दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस टाइप से आपको एक ग्रिड ओपन कर देगा। वहाँ पे हमारा एक एम्प्लॉई है 10001। मैं चलो 2 ले लेता हूँ, वहाँ पे एक एम्प्लॉई 2 भी है, 2 ले लिया। ये दोनों फील्ड हमारा ब्लैंक है, हमने इसको एज इट इज छोड़ दिया। हमने यहाँ से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया। अब इसने क्या किया, यहाँ पे जो सेकेंड नंबर पे हमारा जो पड़ा था वो वाला डिटेल यहाँ पे अपने आप इस स्ट्रक्चर में, ये क्या है, हमारा चेंजिंग पैरामीटर है। तो एक ही स्ट्रक्चर से हमने वैल्यू पास किया और एक ही स्ट्रक्चर में हमने वहाँ से वैल्यू भी रिट्रीव कर लिया। ये हमारा चेंजिंग का काम है। सपोज अगर हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब हमने इसके अंदर, अब चेंजिंग के अंदर हमने कुछ भी नहीं डाला। अब यहाँ से हम अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूट करने के बाद आपको जो फर्स्ट वाला रो है वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट का रो उठाकर वहाँ से दे रहा है, क्योंकि हमने डाल दिया था एल्स कंडीशन में। अगर हमने कोई एम्प्लॉय पास नहीं किया तो हमें डिफ़ॉल्ट कोई भी जो फर्स्ट रो मिल जाए वो उठाकर यहाँ पे रेंडमली आप दे दो। तो हम एक रेंडमली वैल्यू उठा रहे हैं, वहाँ से रेंडमली नहीं उठाता, जो सबसे ऊपर फर्स्ट में इसको रो मिलता है उसी रो को उठाकर प्रिंट कर देता है। ये था हमारा चेंजिंग पैरामीटर का यूज। नेक्स्ट है हमारा टेबल का यूज। टेबल के लिए हम सिंपल सा वही टेबल लेते हैं जो एम्प्लॉय का टेबल हमने बनाकर रखा है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, TVL EMP एक पैरामीटर ले लेते हैं। यहाँ पे हम इसको टाइप बना देते हैं, टाइप ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर हमें स्ट्रक्चर है,
अगर हम स्ट्रक्चर के साथ काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लाइक लेंगे। अगर हमारे पास टेबल टाइप है तो हम सीधा टाइप के साथ उस टेबल का टाइप दे देंगे। सपोज यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर अभी यूज किया है तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ही ले लेते हैं लाइक। यहाँ पे हम क्या करते हैं, चेंजिंग में ही जो हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया था, अच्छा ये यहाँ पे बोलेगा कि इसमें पूरा एंट्री डालना है। अब ये हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर हो गया। हम यहाँ पे अगर लाइक इसको डाल देते हैं तो ये हमारा टेबल टाइप का बना देगा। आपको 2 बार अगर मैसेज ले तो आपको यहाँ पे डबल एंटर कर देना है। डबल एंटर करते आपका वो मतलब वो मैसेज नहीं होता, डिस्प्ले लाइक का मैंने आपको मैसेज में बताया था कि डिस्प्ले लाइक को एरर ही है, पर डिस्प्ले लाइक वार्निंग है कि आपके लिए वो वार्निंग यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने लाइक लगा दिया और हमने इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे असाइन कर दिया। अभी हमारा टेबल टाइप का हो गया। सॉरी, हमने कहाँ पे चेंज कर दिया, अच्छा हमने यहाँ पे हमें टाइप ही रखना है, चेंजिंग के अंदर हमने चेंज कर दिया। ये हमने यहाँ पे गलती कर दिया था। हमें यहाँ पे टेबल के अंदर बिल्कुल हमने सही डिफाइन किया। अब हम इसको और यहाँ से एक्टिवेट करते हैं, बिल्कुल सब कुछ सही है। अब हम इसको जाते हैं सोर्स कोड में। सोर्स कोड में अभी हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो गया तो हमको सिर्फ अभी सबसे पहले हम इसको हटाते हैं। अभी हम क्या करते हैं कि एक ही सिलेक्ट स्टेटमेंट रखते हैं, बाकी सबको टाटा बाय बाय करते हैं। यहाँ पे समझने के लिए एक ही काफ़ी है हमारे लिए। यहाँ से सबसे पहले इस स्टेटमेंट से हम सिंगल को हटाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ये तीनों फील्ड का जितना भी रिकॉर्ड है टेबल का सारा रिकॉर्ड लेना है मुझे फ्रॉम दिस इनटू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब टेबल लगा देंगे इनटू टेबल। हमने क्या बनाया था पैरामीटर, TVL EMP इनटू TVL EMP। हमने क्या किया, TVL EMP में इसको ले लिया, सारा का सारा पैरामीटर हमने, सॉरी सारा का सारा रिकॉर्ड हमने यहाँ पे ले लिया। अब इसको हम सिंटेक्स चेक करते हैं, यहाँ से एक्टिवेट करते हैं और इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। इंपोर्ट पैरामीटर हमारा कंफर्म हो गया। हमारा यहाँ पे चेंजिंग पैरामीटर ये भी कंफर्म हो गया कि चेंजिंग पैरामीटर्स में हम कैसे काम करते हैं। अब हमारा टेबल है, टेबल अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये एम्प्टी है। यहाँ से जैसे हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे या ये फिट करेंगे, ये फिट करने के बाद यहाँ पे 3 एंट्री आ गया आपके इसके अंदर। टेबल के अंदर हमारा 3 एंट्री पड़ा हुआ था, तीनों एंट्री को कॉपी करके यहाँ पे लेकर आ गया। ये हमारा जो था टेबल का था। टेबल में क्या कर सकते हैं कि आपको अगर रिकॉर्ड आपको अपने प्रोग्राम से भेजना है तो भी भेज सकते हैं, अगर आपको यहाँ से रिटर्न कराना है तो भी आप उसको टेबल के फॉर्मेट में रिटर्न करा सकते हैं। तो ये आपका यहाँ से आपको क्या करना होता है, वैल्यू अगर डालना है आपको तो इसको एक बार और बैक करना होता है, फिर यहाँ से जाकर आप पैरामीटर में कोई वैल्यू डालना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा था इंपोर्ट पैरामीटर फर्स्ट, सेकेंड हमारा चेंजिंग का था और थर्ड हमारा टेबल्स था। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन का। यहाँ से हम क्या करते हैं, हम अपना कस्टम एरर बनाते हैं। यहाँ पे सपोज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने लिया एक val1 val2 2 पैरामीटर लिया है। अगर हम चाहते हैं कि val1 और val2 को प्लस करें, जब भी हमारा 0 आए तो हम यहाँ पे उसको एक एरर दे दें, नहीं हमारा कोई भी एरर प्रिंट ना करे, हमारा जो भी ऐड होने के बाद जो वैल्यू हो वो वैल्यू प्रिंट कर दे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक एरर डाल देंगे, नंबर चेक का। इसका हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी डाल देते हैं। नंबर चेक, ये हमारा यहाँ पे एक एरर बन गया नंबर चेक। इसको हमने यहाँ पे एक्सेप्शन में डाल दिया नंबर चेक को। अब इसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारा यहाँ पे पैरामीटर्स कौन कौन है, pval1 pval2, इसको हम कॉपी करके ले चलते हैं क्योंकि सोर्स कोड में इसने बहुत सारा पैरामीटर्स का जनरेट कर दिया होगा, तो हमें सबको यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा।
यहाँ पे हम क्या करते हैं, सपोज हमारा रिजल्ट में हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे pval1 प्लस pval2। अब यहाँ पे हम चेक क्या लगा रहे हैं कि अगर रिजल्ट का वैल्यू जो है इक्वल टू 0, सॉरी नॉट इक्वल टू 0 हम लगा देते हैं, क्योंकि पहले हम अपना मैसेज प्रिंट कर, नॉट इक्वल टू 0 हो तो ये क्या करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे एक मैसेज पास कर देते हैं। हमें एक मैसेज पास करने के लिए नहीं होता है, तो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट के अंदर एक वेरिएबल ले लेते हैं, सॉरी पैरामीटर ले लेते हैं। पैरामीटर हमारा टाइप ही होगा, और टाइप में हम क्या करेंगे, इसको डाल देते हैं कैर 30। इसका हम डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं कि ये हमारा मैसेज के लिए है। फिर हम यहाँ पे सोर्स कोड में आते हैं। अब यहाँ पे हम डालते हैं कि जो हमारा msg इक्वल टू यहाँ पे आ जाए फाइन, नहीं तो हम यहाँ पे एल्स में डाल देते हैं। एल्स में हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारा नॉट इक्वल टू 0 है तब तो हमारा प्रोग्राम सही है, अगर नॉट इक्वल टू 0 नहीं है तो हम यहाँ से एरर रेज कर लेते हैं। एरर कौन सा हम रेज करेंगे, तो यहाँ पे हमने एक्सेप्शन में जो ये नंबर चेक का एरर हमने बनाया था, हम इसी को यहाँ पे, हम इसको यहाँ पे नंबर चेक का एरर रेज कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम नीचे एंड इफ लगा देंगे। हमारा यहाँ पे एग्जैक्ट प्रोग्राम क्या हो गया, यहाँ पे रिजल्ट में क्या करेगा, val1 val2 के वैल्यू को ऐड करेगा। रिजल्ट के वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं कि अगर ये 0 तो नहीं है, अगर 0 नहीं है तो यहाँ पे मैसेज में फाइन जा रहा है, अगर ये 0 है तो यहाँ पे एक एरर जो हमने एक्सेप्शन बनाया है उसको यहाँ पे हम पास कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एंड एफ लगाना था। इसको अब हम यहाँ से सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारा 0 ही रहने देते हैं। सपोज हम यहाँ पे 1 डाल देते हैं, 1 प्लस 0, वैल्यू क्या दे दिया, यहाँ पे मैसेज दे दिया फाइन, और रिजल्ट में क्या आ गया 1, मतलब ये हमारा सही है। यहाँ पे अगर हम इसको 0 कर देते हैं, यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे हमने 0 रख दिया, तो 0 प्लस 0, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका नंबर चेक का, नीचे इसने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं किया, और यहाँ पे आपको एक नंबर चेक का एरर इसने ले लिया। ये हमारा एक्सेप्शन का है कि अगर आप यहाँ पे कुछ वैल्यू चेक करा के अगर आप यहाँ पे कोई एरर पास करना चाहते हैं, जो एरर का सपोज आप 10 टाइप का एरर बनाना चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में इस टाइप का एरर आया, और आप उसको आगे एक्सेप्शन को अपने प्रोग्राम के अंदर हैंडल भी करते हैं। सपोज जब भी इस फंक्शन मॉड्यूल को आप अपने प्रोग्राम के अंदर कॉल करते हैं तो वहाँ पे एक्सेप्शन का भी पार्ट आता है, आप उसमें आप डाल देते हैं। इससे आपको ये पता चल जाता है कि अगर आपके इस टाइप का एरर आया है तो आपने इस टाइप का एरर इस काम के लिए अपने फंक्शन मॉड्यूल के अंदर आपने डिफाइन किया है, तो उससे आपको पता चल जाता है कि इस टाइप का एरर हमने फंक्शन मॉड्यूल में इसके लिए लिया था, तो आप इजीली समझ जाते हैं कि ये एरर का मतलब है क्या। तो यहाँ इसलिए हम यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। बैक करते हैं हम इसको, और लास्ट हमारा टैब यहाँ पे सोर्स कोड है। अब हम देखते हैं कि अभी जो हमने फंक्शन मॉड्यूल बनाया है, इस फंक्शन मॉड्यूल को हम अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे कॉल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रोग्राम के अंदर कॉल करने के लिए इस फंक्शन मॉड्यूल को थोड़ा सा इंपोर्ट के अंदर हमने दोनों बाई वैल्यू रखा है। यहाँ पे हम इसको भी यहाँ पे सपोज ये तो एक्सपोर्ट का पैरामीटर है, चेंजिंग को भी हम यहाँ पे ऑप्शनल कर देते हैं, बिल्कुल सही है। टेबल को भी हम ऑप्शनल कर देते हैं, हो सकता है कि हमें प्रोग्राम में टेबल का नीड ना हो, तो इसलिए हम इसको भी ऑप्शनल रखते हैं। इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। अब सोर्स कोड में हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हम क्या करते हैं, जो हमने पहले लिया था कि हमने क्या किया था, टेबल के लिए वैल्यू सिलेक्ट किया था।
तो यहाँ पे एग्जांपल में हम ये भी रखते हैं कि हमारा ये प्लस करके जो भी हम वैल्यू पास करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी हमें देगा। इसको हम सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। सबसे पहले हम चल के इसका रिजल्ट यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से अगर आप रिजल्ट देखने जा रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, 1 पास किया, 3 पास किया, 4 हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, 10002 ले लिया। और यहाँ तीनों एग्जाम्पल हमारा एक साथ है, इंपोर्ट पैरामीटर का, चेंजिंग का और टेबल का। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद इसका रिजल्ट यहाँ पे 4 आ गया, इसका रिजल्ट इसी के नीचे इसके टेबल में आ गया। और अच्छा, यहाँ पे हमने इसका इफ़ और एल्स का कंडीशन हमने हटा दिया था, तो ये हमेशा फर्स्ट वाला ही रोल ला कर देगा, क्योंकि हमने ये वाला चेक तो हमने बाहर निकाल दिया था। और नीचे हमारा ये तीनों एंट्री दे दिया। अब इसको हम अपने प्रोग्राम से चेक करते हैं। प्रोग्राम से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बैक करते हैं। बैक करने के बाद हम क्या करते हैं, इस वाले फंक्शन मॉड्यूल का नाम कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा एक्टिवेटेड है। अब चलते हैं हम एक वाई अवैप जो हमारा रिपोर्ट सोर्स कोड है वहाँ पे चलते हैं। ये हमारा अवैप का एडिटर है, जो आपको पता है कि AC38 से मैंने आपको बताया था कि हम इसको क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आकर आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर में आपको यहाँ पे पैटर्न दिख रहा होगा, इस पैटर्न वाले बटन पे लाकर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे कॉल फंक्शन, यहाँ बहुत सारे ऑब्जेक्ट कॉल करने का इसी के अंदर सारा ऑप्शन होता है। हमें यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस वाले फंक्शन मॉड्यूल का नाम यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे। तो ये क्या करेगा, इसके जितने भी इनपुट आउटपुट एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी पैरामीटर है, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारा पैरामीटर आपका क्रिएट कर देगा ये। अब इस पैरामीटर्स के अंदर आपको वैल्यू डालना है, प्लस आपको यहाँ से रिटर्न लेना है। सपोज यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर में वैल्यू लेना है, टेबल में हमें वैल्यू लेना है, तो हम यहाँ पे एक टेबल यहाँ भी डिफाइन कर देते हैं। हम यहाँ पे एक डेटा कीवर्ड लेते हैं। डेटा के अंदर हम अपना फर्स्ट डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे सबको ऑप्शनल रखा था, तो सबके आगे कमेंट लगा हुआ है। अगर हमने इसमें से किसी एक को भी अगर ऑप्शनल नहीं रखा होता तो वो वाला यहाँ पे हमारा कमेंट में नहीं होता और वो आपको वैल्यू डालने के लिए बोलता है। यहाँ से हम यहाँ सबसे पहले कमेंट हटा देते हैं। अब कमेंट हटाने के बाद क्या करेंगे, सपोज हम यहाँ भी पैरामीटर से वैल्यू पास कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें अभी चेकिंग के लिए हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर देते हैं 2 और 3। अभी 2 और 3 हमारा रिजल्ट में रिटर्न करेगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा पे एक रिजल्ट का वेरिएबल ले लेते हैं जो टाइप आई होगा। अब हमारा यहाँ पे एक और था स्ट्रक्चर EMP डिटेल। मैं यहाँ पे सारे वेरिएबल का नेम जो पैरामीटर का नेम है उसी के हिसाब से असाइन कर रहा हूँ। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे सेम नेम रखना है ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। जो आप वहाँ पे नाम ऊपर डेटा के साथ आप वेरिएबल बनाएंगे, उस वेरिएबल को बस इसके सामने आपको डाल देना है। वो नाम कुछ भी हो सकता है आपका। हम इसको एक बार सिंटेक्स चेक कर लेते हैं, अगर एरर होगा तो बता देगा कि आपका। अच्छा, यहाँ पे एरर ले रहा है कि हमने अभी तक इसको क्या नहीं किया है, हमने इसको वेरिएबल तो डिक्लेयर कर लिया। अच्छा, इस वेरिएबल को इसके सामने डाल दिया। मैसेज को भी हमने किसी के सामने नहीं डाला, मैसेज को हम यहाँ पे मैसेज के सामने डाल देते हैं। TVL EMP को हम TVL EMP के सामने डाल देते हैं।
EMP DTL को हम EMP DTL के सामने डाल देते हैं। हर पैरामीटर के सामने हम अपने वेरिएबल को हमने डाल दिया। हमने वेरिएबल उसी टाइप का बनाया था जिस टाइप का हमारा इसका पैरामीटर। अगर आप सेव करते हैं, हम यहाँ पे सिंटेक्स चेक करते हैं तो हमारा कोई एरर नहीं है। हम यहाँ से एक्टिवेट कर देते हैं, इसको एक्टिवेट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको अभी हमने किसी प्रोग्राम में कॉल नहीं किया है तो हम इसको ऐसे चेक करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, डिबग लगा देते हैं जिसको हम ब्रेक पॉइंट बोलते हैं। यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमने MSG जो हमने वेरिएबल लिया है, इस MSG में जो हमने इनपुट लेंथ दिया है, शायद ये इनपुट लेंथ यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, दोनों यहाँ पे डिफरेंट लग रहा है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, फिर से AC38 करते हैं। हम हमारा प्रोग्राम को हम चेंज मोड में ओपन करते हैं। अगर आपको चेक करना हो कि इसके अंदर कौन कौन सा पैरामीटर है तो आपको क्या करना है, आपका जो है फंक्शन मॉड्यूल है, इस पर आपको डबल क्लिक करना है, फंक्शन मॉड्यूल आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बोला है हमें कि चेंजिंग में जो नहीं, हमने एक्सपोर्ट में जो पैरामीटर डाला है ये हमने वहाँ पे 20 कैरेक्टर का लिया था, इसका टाइप कैर 30 है। तो हम यहाँ पे बैक करते हैं, फिर हम अपने प्रोग्राम में आ गए। हम क्या करते हैं, इसका टाइप, अगर आप सेम टाइप का नहीं रखते हैं तो आपको क्या करता है, डंप देता है, आपको बताता है कि आप उस टाइप का सेम रखो। तो ज़्यादा अच्छा है कि जब भी आप कोई पैरामीटर में डालने के लिए आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, आप उस फंक्शन मॉड्यूल पर डबल क्लिक करके, और जब भी आप डबल क्लिक करेंगे उस फंक्शन मॉड्यूल पे, मैं अभी दिखाऊंगा एक अभी आपको स्टैंडर्ड फंक्शन मॉड्यूल SAP का। तो जब भी आप, सॉरी सेव करना था, जब भी आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक करने के बाद इंपोर्ट में जो पैरामीटर होगा उसके सामने उसका एसोसिएट टाइप में उसका यहाँ पे जो भी टाइप का डेटा टाइप फंक्शन मॉड्यूल यूज कर रहा होता है वो सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप रिटर्न कराने के लिए रिजल्ट का यूज कर रहे हैं तो यहाँ से ही उसको कॉपी कर ले, इससे आपको ज़्यादा ईजी होगा कि आपके इसमें कभी भी कोई एरर नहीं आएगा। अभी हमने क्या किया इसको, अब इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो अब हमारा जो दूसरा एरर ले रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा जो सेकेंड वाला जो हमारा पैरामीटर है TVL EMP, इसमें हमारा एरर बता रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमने क्या किया यहाँ पे गलती कर दिया है, जो मैं गलती आपको बता रहा हूँ कि हमने गलती क्या किया है, हमने जो यहाँ पे चेंजिंग के अंदर लिया है वो ये स्ट्रक्चर लिया है हमने, क्योंकि हमारा यहाँ पे डिफरेंस क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं बैक में भी आ रहा हूँ, यहाँ पे आप देखो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, लाइक यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले जो हमने डाला था टाइप, टेबल ऑफ, उसको हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि गलती क्या हुई थी। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में जब ओपन करोगे आप तो यहाँ पे 3 फील्ड है। टेबल में जब आप क्लिक करोगे, जो अभी टेबल हमने यहाँ से हटा दिया, जो हमने EMP टेबल लिया था, यहाँ पे आप फंक्शन मॉड्यूल के अंदर हम उस टेबल को हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा सॉरी AYTVL EMP है। तो यहाँ पे इससे ज़्यादा पैरामीटर और इसके फील्ड के नेम भी अलग है, तो इसको जो है इसका कन्फ्यूजन है। तो हम यहाँ पे सेव करके इसको हम फिर से सिंटेक्स चेक और रन करते हैं। मैंने आपसे कोई भी एरर हाइड नहीं किया, इसीलिए कि आपको भी क्लियर होता चलेगा कि किस टाइप का एरर, अगर आप इस टाइप का फंक्शन मॉड्यूल बनाते हैं तो आपको किस टाइप का एरर इसमें आ सकता है। अब यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। सपोज यहाँ पे हम क्या करते हैं, सारे पे सपोज यहाँ पे हमारा फर्स्ट पीवेल 2 तो हमने पास किया था, तो हमें रिजल्ट यहाँ पे 5 मिला, 2 + 3। मैसेज में हमारा, अच्छा मैसेज का हमने यूज नहीं किया था, हमने अभी इफ एल्स यहाँ से वहाँ से हटा रखा है। यहाँ से इसमें जो भी टेबल में डेटा होगा पूरा का पूरा डेटा कॉपी करके ला दिया, और इसमें स्ट्रक्चर में जो भी फर्स्ट रिकॉर्ड मिला होगा उस फर्स्ट रिकॉर्ड को यहाँ पे लाकर इसने डाल दिया यहाँ पे।
मतलब इस प्रोग्राम में हम इफेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर मैंने आपका तीनों पार्ट हैंडल कर दिया, प्लस आपको किस किस टाइप का, अगर आप इसके पैरामीटर में अगर आप अपना वेरिएबल असाइन करके डालते हैं तो आपको किस किस टाइप का एरर आ सकता है। तो यहाँ पे आपको ये भी क्लियर हो गया कि आपको किस टाइप से अपने स्ट्रक्चर और इसको मैप करके रखना है। अगर आप थोड़ा सा भी अगर आपको मिस्टेक होता है तो आपको इसी टाइप से एरर रिजॉल्व करना है। आपको जाना है वहाँ पे चेक करना है कि हमने इस वाले पैरामीटर में जो हमारे फंक्शन मॉड्यूल के अंदर असाइन पैरामीटर क्या है, तो आपको वहाँ से उसी टाइप का पैरामीटर ला के आपको यहाँ पे असाइन करना है, जिससे आपको मतलब ज़्यादा ईजी होगा। और आप कोई भी फंक्शन मॉड्यूल, आप एसएपी स्टैंडर्ड के अंदर हजारों फंक्शन मॉड्यूल का हम यूज करते हैं। एसएपी का क्या है कि सपोज हमें डेट का फॉर्मेट DDMM वाई कभी कभी वो एक साथ सारा का सारा डेट देता है, DDMM वाई करना। किसी मंथ का हमें पीरियड निकालना है, पीरियड निकालने के बाद सपोज हमें मंथ का लास्ट डेट निकालना है, हमें मंथ का फर्स्ट डेट निकालना है, बहुत कुछ निकालने के लिए। सपोज कोई करेंसी चेंज करना है, कोई हमें फाइल अपलोड करना है, हमें ALB, तो ALB के लिए भी फंक्शन मॉड्यूल होता है। हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे आपको मैक्सिमम फंक्शन मॉड्यूल का यूज होने वाला है। तो अभी जो मैं भी आगे आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारे ऐसे फंक्शन मॉड्यूल का एग्जाम्पल आपके प्रोग्राम में अभी आने वाला है आपके लिए। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट मैं आपको 2-3 क्या करता हूँ कि स्टैंडर्ड जो फंक्शन मॉड्यूल है, उस स्टैंडर्ड फंक्शन मॉड्यूल का एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सेकेंड हम डाल देते हैं यहाँ पे पाइथन का। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल लिया, यहाँ पे हम एक पॉपअप डिस्प्ले करने के लिए और यूजर से हम ऑप्शन लेने के लिए, कि यूजर को हमें ऑप्शन देना है कि अगर 2-3 आपके पास ऑप्शन है, अगर सपोज कोई भी ऑप्शन सपोज आप देना चाहते हैं कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इसमें से कोई ऑप्शन चूज करो। उसी हिसाब से हम कोई रिपोर्ट या कोई हम फॉर्म रन कराते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैक्सिमम हम यूज करते हैं पॉपअप का। तो इसलिए ये पॉपअप जो है हमारा इसमें बहुत यूजफुल है, इसलिए मैंने आपको एक बार पॉपअप का दिखाया। यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, एक स्टैंडर्ड फंक्शन को हमने कॉल किया। यहाँ पे ये हमारा फंक्शन था कॉल करने का आपका। सेम है, आपको यहाँ पे पैटर्न में जाना है, पैटर्न में इसका नाम डालना है। यहाँ पे सारा आपको पैरामीटर दे देगा। पैरामीटर देखने के लिए आपको इसमें डबल क्लिक करके आपको यहाँ से चेक करना है कि इसका इंपोर्ट पैरामीटर क्या है, इसका एक्सपोर्ट पैरामीटर क्या है, इसका चेंजिंग क्या है। यहाँ पे आपको सारा पैरामीटर इसका मिल जाएगा। आपको उस पैरामीटर का यहाँ पे उस पैरामीटर को आपको यहाँ पे असाइन करना, उसी टाइप का वैल्यू आपको। सपोज जैसे एली रेस अगर कैरेक्टर टाइप का है तो हमने इसको यहाँ पे ऊपर कैर टाइप का ही रखा है। यहाँ पे सारा असाइन करने के बाद हमने क्या किया, ये सब आरसी का वैल्यू हो गया। अगर 0 है तो मतलब कोई एरर नहीं है, सब कुछ सही है। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो इसमें कुछ ना कुछ इशू है, तो ये आपको रिटर्न कर कर बाहर हो जाएगा। नीचे हमने क्या किया, अगर 1 आ रहा है तो अब ऐप प्रिंट करे, अगर 2 है तो यहाँ पे पाइथन करे। इसको हम सेव करते हैं और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, अब ऐप पे क्लिक किया, ये हमारे डिबग में गया। अभी इसका वैल्यू क्या है, सॉरी हम यहाँ डेस्कटॉप 3 पे आ जाते हैं। 1 है, इसने क्या करेगा, ये अब ऐप हमारा यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पे अब ऐप का मैसेज दे देगा। सेम अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, हम यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन लेते हैं, तो हमारा वैल्यू क्या होगा, इसका पाइथन होगा। तो उसी टाइप से हम इसको यहाँ पे यूजर का इनपुट, यहाँ पे मैंने ऐसे मैसेज प्रिंट किया। आपको अगर कुछ और यहाँ पे एक्शन करना है तो आप यहाँ पे अपना एक्शन डाल देंगे, तो वो आपके एक्शन के हिसाब से काम करेगा। यहाँ से हम इसको, तो ये हमारा था कि आप पॉपअप का यूज कैसे करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल भी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो भी एग्जाम्पल कुछ मिलता जुलता ही। यहाँ पे हमने पॉपअप का ही यूज किया है। यहाँ पे पॉपअप में हम गेट वैल्यू कर रहे हैं कि सपोज हमें स्क्रीन पे उसके लिए एक इनपुट का छोटा सा विंडो, जिसको हम डायलॉग बोलते हैं, ओपन करेंगे। वो इनपुट विंडो में कुछ ना कुछ मैसेज डालेगा। उस मैसेज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू के अंदर कैप्चर करेंगे और उस वैल्यू को यहाँ पे हम क्या करते हैं, राइट कर देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा इसको अच्छा कर देते हैं। हम यहाँ पे इसका ये हमारा टाइटल है, इसको हम सेव करके सबसे पहले अभी आपको मैं इसको
एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद टाइटल, यहाँ पे टाइटल में ऊपर देख रहे हैं टाइटल डाल दिया, यहाँ पे फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, यहाँ पे वैल्यू आया। यहाँ पे आपको बोलेगा कि आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू करना है। कंटिन्यू जब आप करोगे इसको आंसर के अंदर रिकॉर्ड करेगा। सपोज आप यहाँ पे 1 2 3 और 4 कैरेक्टर का आ रहा है। यहाँ पे 4 कैरेक्टर का क्यों आ रहा है कि हमने यहाँ पे इसका वैल्यू लेंथ 4 कैरेक्टर का रखा है। अगर सपोज हमें चाहिए कि यहाँ पे हम इसको 10 कैरेक्टर करते हैं, सेव करते हैं यहाँ से हम इसको, तो ये हमारा 10 कैरेक्टर का हो जाएगा। अगर सपोज इसमें हम डाल देते हैं अबैप, यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू, जो भी वैल्यू यहाँ से आपका कैप्चर करेगा इनपुट बॉक्स से, उसको ये प्रिंट कर देगा यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने आपके लिए लिया है यहाँ पे F4 फाइल नेम का। F4 फाइल नेम हमारा यहाँ पे हम जो BDC बनाते हैं, अपलोड करते हैं, तो BDC अपलोड के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। यहाँ पे क्या करेगा, आपका एक पैरामीटर जो हमारा फाइल है, इससे क्या करेगा, आपका एक इनपुट बॉक्स बनाएगा जिसके अंदर आपको बोलेगा सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिलेक्शन स्क्रीन ऑन वैल्यू रिक्वेस्ट, किसके लिए, तो P फाइल के लिए। P फाइल हमारा क्या है, तो यहाँ पे एक पैरामीटर है, एक इनपुट स्क्रीन है, उसके लिए वैल्यू रिक्वेस्ट कर रहा है हमसे। और वो क्या करेगा, आपको बोलेगा कि यहाँ से आप कोई फाइल सेलेक्ट करो। वो फाइल का, वो जो आप डेस्कटॉप से, अपने सर्वर से, कहीं से भी आप फाइल सेलेक्ट करते हैं, सर्वर का मतलब एप्लीकेशन सर्वर नहीं, कहीं भी आपने अगर किसी और सर्वर पे फाइल रखा है जो डबल स्लैश के साथ हम लगाते हैं, तो उसको फाइल को यहाँ पे रिट्रीव करेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे एक P फाइल बना दिया। यहाँ पे हम जैसे इसको फाइल सेलेक्ट करने का हमारे लिए यहाँ पे एक विंडो बंद कर देगा, बोलेगा कि आप यहाँ से फाइल सेलेक्ट करो। जो भी आप फाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे, फाइल नंबर को क्या करेगा, इस P फाइल में आपको पूरा का पूरा पाथ आपको रिटर्न करेगा। अब इस पाथ का आगे आपको जो भी यूज करना है आप कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के लिए। सपोज यहाँ से कोई आपको फाइल लेना है, उस फाइल के साथ आपको कुछ काम करना है, तो आप उसके लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए फिर से हम चलते हैं SE37T कोड के अंदर। यहाँ पे मैं आपको अब कुछ सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे सपोज सबसे पहले हमने बनाया था YABAP 001, यहाँ पे एक हम बना रहे हैं YABAP 002। इसमें मैं बता दे रहा हूँ कि आप RFC वाला फंक्शन मॉड्यूल कैसे बनाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको क्रिएट करना है। क्रिएट करते टाइम हमने एक फंक्शन ग्रुप क्रिएट किया था, यहाँ पे YFG ABAP 01 ये लेना है आपको। ये लेना है कि ये RFC टेस्ट के लिए हम बना रहे हैं। यहाँ पे आपको इसको ओके करना है। ओके करने के बाद आपका सेम यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा जो पहले आ रहा था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने एक पैरामीटर लिया था, उसमें EMP डिटेल हमने इसको टाइप रखा था। यहाँ पे सब कुछ इंटर, यहाँ डिलीट करने के बाद यहाँ पे अगर आपने कुछ डाल रखा है तो आ जाता है, अगर नहीं है तो हम YSTRUC EMP था शायद, यही था। इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर बस चेंजिंग में आपको बताने के लिए हम ले रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एट्रीब्यूट में गए, यहाँ पे हमारा भी नॉर्मल फंक्शन मॉड्यूल है। हम क्या करेंगे, इसको रिमोट फंक्शन कॉल करेंगे। रिमोट फंक्शन कॉल करने के बाद हम इसको सेव करेंगे। यहाँ से रेफरेंस पैरामीटर आर नॉट अलाउड विथ, यहाँ से आपको इसको, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप RFC का यूज करेंगे तो आप यहाँ पे इसको पास बाई वैल्यू रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस पैरामीटर को ये अलाउड नहीं करता है। मैंने डिटेल आपको जब सबसे पहले बताया था इस वीडियो को, तभी आपको बता दिया था। एक्टिवेट हो गया, ये हमारा RFC मॉड्यूल यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे इस FM को हमने एक्टिवेट कर दिया। अब इसके अंदर आपको सोर्स कोड के अंदर जाना है। यहाँ पे आपका जो भी चेंज है, जैसे सपोज हमने एक सिलेक्ट स्टेटमेंट इससे पहले वाले फंक्शन मॉड्यूल में हमने डाला था, हम क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं 2 के अंदर, हम 1 के अंदर जाते हैं। 1 के अंदर से ही हम क्या करते हैं, उसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमने वो हमारा यहाँ पे डला हुआ है।
हम फिर क्या करते हैं, यहाँ पे 2 के अंदर आ जाते हैं। इसको हम क्या करते हैं, चेंज मोड में करते हैं। यहाँ पे हम उसी लाइन को पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। ये हमारा यहाँ तक काम आपका सेम, जो आपको RFC टाइप का बनाना है सब कुछ सेम रहेगा। आपको यहाँ पे रिमोट फंक्शन कॉल करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सब कुछ सेम रखना है। सपोज आपको इसको किसी और क्लाइंट से कॉल करना है इस वाले फंक्शन मॉड्यूल को, तो आपको क्या करना है, आपको अपने SM59 एक टी कोड है SM59, आपको इसके अंदर जाना है। यहाँ पे अबैप का कनेक्शन हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हो सकता है RFC कनेक्शंस के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अबैप का जो कनेक्शन है, यहाँ पे सपोज जैसे हमने RFC के बहुत सारे कनेक्शन बनाए हैं, आपको यहाँ पे अपने कनेक्शन पे यहाँ से न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाकर आपको अपना IP एड्रेस, जहाँ भी आपका सारा डिटेल है, सारा डिटेल आपको डालना है। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको अपना IP एड्रेस जो RFC का डेस्टिनेशन है, वो RFC का डेस्टिनेशन यहाँ पे डालना है। कि आपका सपोज आप बना रहे हैं कि हमको कनेक्ट करना है QAS, तो आप यहाँ पे इसका नाम QAS CLNT डाल देंगे। CLNT डालने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सारा टारगेट सिस्टम का डिटेल आपको सेट करना है कि आपका टारगेट होस्ट क्या है। और सपोज जैसे कोई IP है या कोई ऐसा होस्ट है तो आपको होस्ट डालना है। यहाँ पे इंस्टेंस नंबर डालना है। उसके बाद आपका जो जिस सिस्टम से कनेक्ट करना चाहते हैं उसका यहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड यहाँ पे ऊपर करना होगा थोड़ा सा। यहाँ पे आपको EN जो हम लैंग्वेज में डालते हैं, क्लाइंट जो भी आपका क्लाइंट होगा, यहाँ पे यूजर, सारा का सारा SAP जैसे आप जो लॉगिन करते हैं वो सारा डिटेल डालने के बाद जब यहाँ से आप कनेक्शन टेस्ट करेंगे तो आपका ये कनेक्शन पास हो जाएगा। क्योंकि मैं RFC पे एक बहुत बड़ा और डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, तो इसलिए मैं इसको आपको बस एक करने के लिए कि आप फंक्शन मॉड्यूल का यूज कैसे करेंगे। क्योंकि जब मैं RFC बताऊंगा तो RFC का यूज कैसे करना है, RFC से हम वेब सर्विसेज भी बनाते हैं। जो मैंने अभी फंक्शन मॉड्यूल बनाया उसका यूज हम वेब सर्विस बनाकर और उसको हम सोलमैन पे जाकर उसको रजिस्टर करते हैं, वहाँ से भी हम यूज करते हैं। तो वो सब भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी मैं सिर्फ आपको एक सिंपल सा यहाँ पे डिटेल बताया हूँ कि आप इसका यूज कैसे करेंगे। यहाँ से आप कनेक्शन टेस्ट करेंगे, आपका उस क्लाइंट के साथ आपका कनेक्शन बन जाएगा। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने AC38 में। इस प्रोग्राम को हम चेंज करते हैं। ये वाला जो अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था, इस एग्जांपल को हम यहाँ से हटाते हैं। यहाँ पे आपको मैंने बताया था आपको पैटर्न में जाना है, पैटर्न में जाकर इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपको ये डिटेल डालना है। सपोज जैसे EMP डिटेल बोल रहा है तो यहाँ पे आपने इसको डिक्लेयर कर दिया। सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमने कोई राइट स्टेटमेंट नहीं लगाया तो हम यहाँ पे इसको ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। एक्टिवेट करते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय डेस्कटॉप 3 में जाते हैं। यहाँ पे जैसे हम एम्प्लॉय डिटेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट रो है इसने ला दिया यहाँ पे। तो ये हमारा रिमोट फंक्शन कॉल का यूज हो गया। जो हमारा जो सिंपल सा जो मॉड्यूल है सेम हमने आपको यूज बता दिया कि वो कैसे होता है। यहाँ पे क्या होता है आपका कि अगर इसको यूज कर रहे हैं, सपोज आप किसी और क्लाइंट पे यूज कर रहे हैं और SM59 से जो मैंने आपको डेस्टिनेशन क्रिएट करना बताया था, जो डाला था हमने वहाँ पे QAS क्लाइंट, उस डेस्टिनेशन को आपको यहाँ कॉल फंक्शन चेंजिंग से पहले आपको यहाँ पे डेस्टिनेशन डालना है। चेंजिंग से पहले आपको डेस्टिनेशन डालना है। सपोज जैसे आपने वहाँ पे बनाया कि क्वालिटी क्लाइंट से आपको कनेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्वालिटी क्लाइंट डाल देंगे। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आपके इस वाले सर्वर को लॉगिन करेगा। क्योंकि आपने कनेक्शन पहले से ही टेस्ट करके रखा है तो सब कुछ आपका लॉगिन पड़ा हुआ है। ये सिंपल यहाँ से क्या करेगा, इस क्लाइंट पे जाएगा, उसके अंदर इस वाले फंक्शन मॉड्यूल को चेक करेगा। अगर ये फंक्शन मॉड्यूल वहाँ पे एग्जिस्ट है तो वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ से एम्प्लॉय डिटेल उठाकर आपको यहाँ पे पास कर देगा। मतलब ये फंक्शन मॉड्यूल इस वाले केस में हमारे इस सिस्टम पे नहीं है, हमारे इस जो हमने यहाँ पे क्लाइंट बनाया है, जो हमने वहाँ पे एक कनेक्शन बना रखा है, उस कनेक्शन वाले सिस्टम पे जो भी हो सकता है, कोई और क्लाइंट हो सकता है कोई हमारा वो दूसरे सर्वर का क्लाइंट हो, जो हमने पूरा का पूरा कनेक्शन टेस्ट करके रखा है। तो टेस्ट कनेक्शन से डाटा लेकर आपका यहाँ पे वो पॉपुलेट कर देगा।
ऐसे RFC का पूरा मैं एक बहुत बड़ा वीडियो बना के डालने वाला हूँ, अच्छे से मैं आपको डिटेल में उसके बारे में समझाने वाला हूँ। चलिए अब क्विक हम देख लेते हैं अपडेट का यूज। हमने यहाँ पे क्या बनाया था, फंक्शन मॉड्यूल 2, हम इसको अब करेंगे अपडेट के लिए 3 बनाएंगे। हम रखेंगे सेम यही पैरामीटर। हम सबसे पहले पीछे आ जाते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका नाम 3 डाल देते हैं। यहाँ से हम क्रिएट में जाते हैं, हम यहाँ पे फंक्शन ग्रुप का नाम हमारा अबैप था और ये हम डाल देते हैं यहाँ पे अपडेट FM। हमने क्रिएट कर लिया। यहाँ पे सबसे पहले एट्रीब्यूट पे हम जाएंगे। एट्रीब्यूट पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेट मॉड्यूल कर देंगे। यहाँ पे और कुछ नहीं करना, हम अपडेट कर देंगे। अगर हमें सपोज शेड्यूलर लगाना है या कभी भी शेड्यूल करने के लिए तो हम यहाँ से कोई ऑप्शन ले सकते हैं, पर सबसे पहले आप इसको आराम से चेक कर लेना, तब आप ये सारा ऑप्शन, क्योंकि इसमें बहुत तरह से आपको फिर हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेम हम जाते हैं चेंजिंग के अंदर, क्योंकि चेंजिंग के अंदर दोनों साइड से हम काम कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा इजी पड़ता है हमारा चेंजिंग। यहाँ पे हमने टाइप डाल दिया। हमने क्या किया यहाँ पे, नहीं यहाँ पे हमें चेंजिंग का नीड नहीं है क्योंकि अभी हम अपडेट ले रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, इंपोर्ट में डालते हैं, बाकी सब रहने देते हैं। इंपोर्ट में हम EMP-DTL ही ले लेते हैं। यहाँ पे हम टाइप ले लेते हैं। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर क्या लिया था, YSTRUC_EMP था शायद, ले लिया। यहाँ पे हम इस दोनों ऑप्शन को ले लेते हैं। यहाँ पे हम सेव करते हैं। यहाँ पे हम इसका सिंटेक्स चेक करते हैं। यहाँ पे अपडेट करते हैं। यहाँ पे हम सोर्स कोड में जाते हैं। ये हमारा इंपोर्ट का पैरामीटर है। हम क्या करेंगे, इसके एक फील्ड से वैल्यू पास करेंगे, तो हम यहाँ पे एक लाइन का कोड डाल देते हैं। यहाँ पे हम सेलेक्ट के जगह पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अपडेट डाल देते हैं। अपडेट हम किसको कर रहे हैं, तो EMP $2 बेयर EMP ID। यहाँ से हम चेंज कर देंगे। हम यहाँ पे इसको सिंटेक्स चेक करते हैं, सिंटेक्स में क्या बोल रहा है, EMP सैलरी, बट नो, अच्छा यहाँ पे EMP सैलरी शायद 7 है, तो यहाँ पे EMP ID भी 7 ही होगा। स्ट्रक्चर में हमने इसको 7 रखा था, हमने इसको एक्टिवेट कर दिया। हमारा यहाँ पे ये टेस्ट इन्वायरमेंट जनरेट कर दिया। टेस्ट में हम यहाँ पे अगर कुछ भी वैल्यू डालते हैं, यहाँ पे इस पर क्लिक करके एम्प्लॉय ID और वो, तो यहाँ पे चेंज कर देगा हमारा। इसको मैं आपको प्रोग्राम से यूज करना बता देता हूँ कि आपको प्रोग्राम से, क्योंकि आपको यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे आपको वैल्यू चेंज करना है, आपको कर देगा। इसी 38 में हम इस वाले एग्जाम्पल को, अभी जो हमने RFC का लिया था, इसको हटाते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना था, इसमें जाना था। यहाँ पे हमें अपना FM यहाँ पे डालना था। FM डालते हैं, यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे आपको कॉल फंक्शन के बाद एक और लाइन डालना है, इन अपडेट टास्क। इसको आपको अपडेट टास्क में रखना है। यहाँ पे EMP-DTL में आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने EMP-DTL को पास कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पास करने के बाद हम इसका जो EMP ID है इसमें हम डाल देते हैं 10001, और हमने सैलरी भी डायनेमिक रखा था, तो हम यहाँ पे सैलरी भी डायनेमिक कर देते हैं। यहाँ पे EMP सैलरी था जिसको हमने बोला था कि इसको 5 कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं,
अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें कमिट वर्क करना पड़ेगा। ये हमारा प्रोग्राम हो गया। ऐसे इसको हम किसी बड़े प्रोग्राम में लगाते हैं जहाँ पे ऐसे अपडेट टास्क हम, क्योंकि हम ऐसे तो हम सीधा भी अपडेट करेंगे तो हमारा अपडेट हो जाएगा। अपडेट टास्क का मेन मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, इसको रजिस्टर्ड कर देते हैं कि सपोज कोई मेन प्रोग्राम चल रहा है, उसके होने के बाद ही हमारा रजिस्ट्री से ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर, इसलिए हम रजिस्टर्ड करते हैं। नहीं तो ऐसे हम सिंपल सा अगर इस प्रोग्राम को भी चलाएंगे तो ये वाला काम हमारा सिंपल प्रोग्राम यही करेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट कर दिया। AC16N बताया था आपको, जिसमें टेबल है हमारा। इसके फील्ड्स कहाँ चले गए हमारे वाई, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। क्या फर्स्ट वाले का चेंज कर दिया, यहाँ पे इसने इसका 2 लाख कर दिया। हमने इसका चेंज किया था। यहाँ पे हम आपको दिखाने के लिए, यहाँ पे आपको 2 लाख दिख रहा है। एक बार और हम उस फंक्शन मॉड्यूल को रन कराते हैं। एक बार इस बार हम क्या करते हैं, इसका 2,05,000 करते हैं। एक्टिवेट किया, यहाँ पे हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अभी इसके आगे कोई भी कमिट नहीं चलना, इसलिए यहाँ पे जाते हैं हम। यहाँ पे अभी 2 लाख है। यहाँ पे आप देख रहे हैं रिफ्रेश का बटन है, इसके बाद आपका वैल्यू यहाँ पे 2,05,000 हो गया। ये वैल्यू आपका यहाँ से चेंज हो जाएगा। अब AC37 में हम नेक्स्ट आपसे बात करने वाले हैं कि हम किसी फंक्शन मॉड्यूल को एनहेंस कैसे करते हैं। ऐसे हम एनहेंसमेंट को लेकर एक पूरा का पूरा यूजर एग्जिट, स्क्रीन एग्जिट एनहेंसमेंट, इस पर हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। बट आपके लिए हम एक छोटा सा अभी एनहेंसमेंट का मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि आप एनहेंसमेंट कैसे करें। AC38 में अभी हम इस प्रोग्राम को यहाँ से हटा देते हैं। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था प्रोग्राम का, यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम था वो। अभी मैंने आपको एक पॉपअप प्रोग्राम का एग्जांपल बताया था। ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ये हमारा पॉपअप का प्रोग्राम था। ये क्या कर रहा था, मैं आपको इसको फिर से रन कराता हूँ। यहाँ पे हम जो भी सिलेक्ट कर रहे थे यहाँ से एग्जीक्यूट कर दे रहा था हमारा। सपोज आपको इसमें एनहेंसमेंट डालना है तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको फंक्शन मॉड्यूल में जाना है। फंक्शन मॉड्यूल में जाकर ये जो एनहेंस का बटन है, आपको इस एनहेंस के बटन पे क्लिक करना है। एनहेंस करने के बाद आपके पास एडिट में यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा और एडिट में आपका ऑपरेशन में आ जाएगा। यहाँ पे ऑपरेशन में जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे शो इम्प्लिसिट एनहेंसमेंट ऑप्शन। तो ये क्या करेगा, जहाँ भी इस टाइप का लाइन बना रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बना रहा है प्लस इस टाइप का लाइन बना, ये सारा आपको एक पॉइंट दे रहा है कि जहाँ पे आप कुछ भी एनहेंस कर सकते हैं। सपोज हमें एक कुछ प्रोग्राम कैलकुलेट करके दे रहा है, यहाँ पे जो ये रिजल्ट हमें दे रहा है, रिजल्ट के साथ यहाँ पे जैसे सपोज ये टेक्स्ट रिटर्न कर रहा है हमारा, यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोग्राम। आप चाहते हैं कि इसमें हम अपना कुछ कोड, मतलब कोई भी ऐसा FM के अंदर, तो FM के ऊपर या नीचे जो आपको एनहेंसमेंट का मिलेगा, यहाँ पे सपोज आप इस पर क्लिक करेंगे, डबल लाइन जो है, फिर आप एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद यहाँ से क्रिएट इम्प्लीमेंटेशन, आपको यहाँ पे कोड डालना है तो आप यहाँ पे कोड पे क्लिक करेंगे। कोड पे क्लिक करने के बाद अगर इसके अंदर कोई एनहेंसमेंट डाला है आपको बताएगा। आपको न्यू क्रिएट करना है तो यहाँ पे नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू क्रिएट करने का है, आपको इसमें क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डालना है सपोज YMSG इन्हेंसमेंट, इसका मतलब है मैसेज एनहेंसमेंट। यहाँ से आपको क्या करना है, इसको सेव करना है। सेव करने के लिए आपको पता है लोकल ऑब्जेक्ट है आपके पास, आपने सेव कर दिया इस एनहेंसमेंट को। यहाँ पे एनहेंसमेंट आ जाएगा, सिलेक्टेड है, आपको यहाँ से ओके कर देना है। ये नीचे क्या करेगा, कोड क्रिएट कर देगा आपके लिए यहाँ पे। अब ये आपका जो नीचे जो एनहेंसमेंट और एंड एनहेंसमेंट जो इसके बीच में आपका ये एरिया बन गया आपके अपने कोड के लिए। अगर आप यहाँ पे अपना कोई भी एनहेंसमेंट करना चाहते हैं, सपोज इसके वैल्यू में कुछ चेंज करना चाहते हैं, या सपोज यहाँ पे इसका एक्सपोर्ट पैरामीटर क्या था, आई रिजल्ट था। सपोज अगर हमारा आई रिजल्ट यहाँ पे एक्सेसिबल है एनहांसमेंट के अंदर, तो हम यहाँ पे आई रिजल्ट इक्वल टू
एनहेंसमेंट कर देंगे। हम यहाँ से इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, सिंटैक्स चेक करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। यहाँ से हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। ये एनहेंसमेंट हमारा यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है, एक्टिवेटेड हो जाएगा। अब अगर जाकर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ से, तो हमने यहाँ पे अब ऐप सिलेक्ट किया, बट ये हमारा जो है प्रोग्राम बाहर कर दिया हमें, क्योंकि हमने जो एनहेंसमेंट डाला है वहाँ से हमने कुछ इसको हैंडल नहीं किया। तो ये सिंपल जो है हमारा, अगर हम वहाँ से एनहेंसमेंट हटा देते हैं, मैंने आपको बताने के लिए किया है, ज़रूरी नहीं कि आप मैसेज वाले में करो, आप ऐसे फंक्शन मॉड्यूल में करो जिसका कोई मीनिंग हो। वैसे भी जब मैं आपको एग्जिट्स एंड एनहेंसमेंट बताऊँगा तो उसमें मैं आपके लिए वैसा ही एग्जाम्पल दूँगा जो हमेशा हम यूज करते हैं। यहाँ से आपको जाना है, यहाँ से एनहेंसमेंट, यहाँ पे आपको ये जो आपको यहाँ पे बटन दिख रहा है एनहेंस का, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे सारा आ जाएगा आपको यहाँ पे। इसमें साथ में एक अंडो वही होता है, रीसेट, यहाँ पे रीसेट एनहेंसमेंट इम्प्लीमेंटेशन, आपको रीसेट करना है। फिर ये पहले के स्टेज में आ जाएगा, आपको यहाँ से एक्टिवेट करना है इसको। फिर आपको यहाँ से बाहर आ जाना है। अब अगर आप इसको अभी एक्टिवेट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो सिलेक्ट किया, ये अपना अब ऐप यहाँ पे प्रिंट किया, मतलब अब काम करने लग गया। ये था हमारा एक छोटा सा एनहेंसमेंट का। चलिए फिर हम इस वीडियो के यहीं पे ख़त्म करते हैं।